तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर हरियाणा पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। अब सेक्शन बी शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड डैश 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 फंक्शन। मतलब यहां पे क्या आएगा, ये कह रहे हैं कि अगर माइनस एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स है तो फंक्शन एफ क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है या आप यहाँ पे इवन लिखेंगे या यहाँ पे ऑड लिखेंगे। तो क्या है, जो अगर दिस इक्वल टू दिस है तो फंक्शन एफ इवन है या ऑड है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे दे देंगे, उसमें जो पहला चैप्टर है वो फंक्शन का ही है, तो वहां जाके आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि इवन फंक्शन f इज इवन फंक्शन इफ, देखो दो कंडीशन है, कोई फंक्शन f इवन फंक्शन, इवन मतलब हिंदी में इसको समफलन कहते हैं, समफलन, ठीक है। f इज इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो f इवन फंक्शन है। और नंबर 2, f इज ऑड फंक्शन, ऑड को हिंदी में विषम फलन कहते हैं, ठीक है जी। ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है जी। देखो ध्यान दो, दोनों में अंतर देखिए, f माइनस एक्स यहां पे भी है, f माइनस एक्स यहां पे भी है, लेकिन इज इक्वल टू में अगर एफ एक्स आता है तो इवन फंक्शन है और माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड फंक्शन है, बस। अब यहां पे आप देख लीजिए कौन सा है, f माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एफ एक्स है, f माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑड आएगा, सिंपल सी बात है, एफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन। और ऑड इवन फंक्शन का एग्जाम्पल होता है भैया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इवन फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक ऑड फंक्शन है। अगर यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रख के देखें तो एफ एक्स स्क्वायर ही आता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो इसलिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आएगा, तो इसलिए इवन फंक्शन है। और यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो x माइनस एक्स का क्यू बराबर माइनस एक्स क्यू आता है, इसलिए वो ऑड फंक्शन हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा ये है, दूसरी तरीके से ये भी पहचान, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर आप बनाते हैं तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जितना वाई एक्सिस के इस साइड होता है उतना ही इस साइड भी होता है। तो जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन मतलब जैसे कि एक्स क्यू का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनता है, देखो ऐसे और ऐसे, तो ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है और इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, ठीक है जी। ये समझेंगे आप इवन और ऑड। देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार ये आए, लेकिन कल परसों जो आपका एग्जाम होने वाला है हो सकता है वहां ऑड की जगह इवन आ जाए, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन पूरा रटना नहीं है, रटेंगे आप तो एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैथमेटिक्स में रटना नहीं पड़ता है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखेंगे, समझना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आया है तो इसके आसपास का क्या संभावना बनती है वो हमने यहाँ पे कर दिया है, इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है। अगर आपने इवन ऑड को समझ लिया अच्छे से तो आप इवन ऑड का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से फिर कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिफरेंशिएशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके सीरियल से एक एक लेक्चर देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा और पूरा समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इवेलुएट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 5। इसको सॉल्व करना है आपको, लिमिट लगा रखी, मतलब लिमिट का क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने बताया वो फंक्शन का है, ये लिमिट का है। फंक्शन और लिमिट डिफरेंशिएशन में ही पूरा दे रखा है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर का, जो मैंने डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें पहले फंक्शन के पहले लेक्चर फंक्शन के होंगे, उसके बाद लिमिट के होंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन के होंगे, तो सारा उसको सीरियल से आप देखेंगे तो सारा एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। डिटेल लेक्चर वहां जाके देख लीजिए। इवेलुएट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ऐसा है,
सबसे पहले लिमिट वाला क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले आप लिमिट रखते हैं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब x की जगह पे लिमिट रख दो। इस पूरे इसमें x की जगह लिमिट रख दो, कहीं रफ में रखो। हाँ, तो जब यहाँ पे लिमिट रखें x टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो यहाँ 5 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट होता है, किसी भी चीज को जोड़ो इनफाइनाइट होता है। तो 7 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 10 जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 5 तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो इनफाइनाइट ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि x की जगह इनफाइनाइट रखें तो ऊपर इनफाइनाइट आ जाता है और नीचे भी इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट वाली फॉर्म 7 फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उनको लिमिट में। आप डिटेल लेक्चर जब देखेंगे इसका तो वहां पे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। एक उनमें से एक 0/0, एक इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट भी है। तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की फॉर्म जब आती है या 0/0 की फॉर्म अगर आती है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की आई है, हो सकता है 0/0 की भी आए, ठीक है। तो 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की फॉर्म जब आती है किसी को लिमिट के क्वेश्चन में, तो आप एल हॉस्पिटल भी पढ़ सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? वो होता है भैया कि ऊपर अंश का अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए भैया, नहीं आता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। एल हॉस्पिटल रूल से क्या है कि ऊपर वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। -5 तो आपका कांस्टेंट है ना, -5 तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाते हैं, एक हाथ कम हो जाते हैं, 2x मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। प्लस 7 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1 रह गया। और प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब नीचे आओ, x भी सिंगल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और -5 का डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट का 0 होता है, तो -0 लिखने से कोई फर्क नहीं, 1 आएगा, ठीक है जी, 1 आ गया। अब देखो, अब आगे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऊपर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 दूना 10, माइनस का 10x प्लस का 7 × 1 7/1। अब आप लिमिट रखेंगे तो देखो लिमिट रखो जरा, -10 इंटू एक्स की जगह इनफाइनाइट प्लस 7/1, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट में किसी का भी मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में किसी को भी जोड़ो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट/1, और इनफाइनाइट में किसी के भी भाग दो इनफाइनाइट ही रहता है, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट आपका आंसर आ गया। इनफाइनाइट आप देखो, इनफाइनाइट/1 ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो तब आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने पहले वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाया, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बची तो आप x की जगह इनफाइनाइट डायरेक्ट रख सकते हैं, तो आपका इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिमिट के क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, d/dx 3x इज इक्वल टू, मतलब 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है ये बताना है। तो बताइए क्या होता है, 3x का डिफरेंशिएशन करना आता है क्या? कांस्टेंट नीचे है, पावर में वेरिएबल है, ठीक है जी। तो ये पता होना जरा, डिफरेंशिएशन में डिटेल लेक्चर तो आप देखेंगे, लेकिन इसमें देखो ऐसा होता है कि एक होता है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। अभी तो आया है आपका 3 की पावर मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल ये वाला आया है। अभी तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अगर हो सकता है जो कल परसों आपका एग्जाम आने वाला ये आ जाए, कौन से भी आ सकता है ना, है ना। तो आपको समझना चीजों को, हर चीज को पढ़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल इसको रट डालो बस, नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में चेंज आता है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना।
तो जब भी ध्यान से देना, जो मैं बोलता हूं ना उसको जरा सुना करो, सीरियसली सुना करो एक एक शब्द को। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर होता है ना तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, एक्स की पावर a माइनस होती है, जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है, बस ये है जी। अब एक्स की पावर n है मान लीजिए, तो n एक्स की पावर n माइनस वन हो जाएगा डिफरेंशियल। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो a की पावर x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी, वो होता है a की पावर x log a बेस e। याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग ए बेस e। अगर यहां पे e होता तो e की पावर x का e की पावर x log e बेस e, और log e बेस e जब दोनों सेम होते हैं ये 1 हो जाता है, तो इसलिए e की पावर x ही रहता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे e अपॉन e आ जाता है तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को। हाँ, अब और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट ही रहता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसका तो 0 होगा। ठीक है जी। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो इसका कैसे करेंगे, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब है ना भैया, तो इसका y मान लेते हैं इसको और फिर दोनों साइड log लेते हैं, वो हम आगे बताएंगे, एक क्वेश्चन आ रखा है आपका इस टाइप का। ठीक है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं कि 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जब a की पावर x का log a बेस e, तो a की जगह 3 है यहाँ पे बस, तो a की पावर x मतलब 3 की पावर x log a मतलब 3 बेस e, बस आंसर हो गया, कुछ नहीं करना आपको, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 5 dx, मतलब 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 5 का समाकलन x के सापेक्ष करो। तो भैया कांस्टेंट का समाकलन तो कुछ होता नहीं, कांस्टेंट को हम देखो, कांस्टेंट मान लीजिए 5 है, 5 कांस्टेंट राशि है, जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, जहां कुछ नहीं बचा वहां 1 लिख देते हैं हम, और dx, और 1 का 5 अपनी जगह पे बाहर है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x आ जाएगा, तो 5 इंटू 5x आपका आंसर आ गया। प्लस c भी लगा दिया जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्यों लगा जाता है, डिटेल लेक्चर देख लीजिए इंटीग्रेशन के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा जी भैया। अब देखो ये फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन के लेक्चर हमने जो बना रखे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक अलग प्लेलिस्ट है, डेफिनिट इंटीग्रेशन की अलग प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। बहुत अच्छे से हमने एक एक लेक्चर को बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से बना रखा है, वहां जाके आप एक एक लेक्चर को क्रम से देखेंगे तो बहुत मजा आपको आएगा, बहुत सब कुछ समझ में आएगा ये क्या हुआ, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। देखो इसका जो आंसर है ना, सिंपल सी मैं बताऊं, इसका आंसर है लॉग ब्रैकेट में x प्लस दिस, जो नीचे है x प्लस दिस मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस प्लस ये अपनी तरफ से लगा ही देते हैं, आंसर बस ये है। अब ये क्यों है ये हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं डिटेल लेक्चर में कि ये क्यों है, और इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, लेकिन इसकी जगह अगर प्लस की जगह हम माइनस आ गया, या फिर एक्स स्क्वायर पहले आ गया ए स्क्वायर बाद में और बीच में माइनस का चिन्ह, तो फिर क्या होगा, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। साथ साथ देखो मैं इससे मिलते जुलते 2 फॉर्मूले और भी बता देता हूं, हो सकता है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, या हो सकता है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, और हो सकता है आपके पास अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, अंडर रूट के अंदर प्लस आए बीच में, है ना, बीच में प्लस अगर आता है तो ए पहले हो एक्स बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स पहले हो या ए पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में माइनस है तो ए पहले आने पे कोई दूसरा फॉर्मूला बनता है और एक्स पहले आने पे दूसरा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसलिए 3 फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला है, अगर ये है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल लेक्चर आप वहां पे जाके देख लीजिए कि क्यों होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है भैया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो अपनी तरफ से लगता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर ए पहले है और माइनस है बीच में तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। हाँ, और अगर x पहले है बीच में माइनस है या x पहले है बीच में प्लस है तो फिर जो है x मतलब पहले अगर है तो फिर दोनों के एक जैसे फॉर्मूले हैं, मिलते जुलते हैं, मतलब तो लॉग वाले हैं दोनों के। अगर पहले x है, अगर पहले x है तो लॉग वाले फॉर्मूले हैं, और पहले a है बीच में माइनस है तो साइन वाला है, बस ये याद रखेंगे आप थोड़ा सा। तो अगर ये है तो लॉग x प्लस, और यहां पे भी लॉग x प्लस, लेकिन प्लस आगे क्या आएगा, यहां पे प्लस आएगा, जो नीचे है ना पूरा एज इट इज आ जाएगा। नीचे क्या है यहाँ पे अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे प्लस के बाद क्या आएगा, जो नीचे है वो आएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, बस अंतर सिर्फ इतना है। प्लस सी लगाओ, अपनी तरफ से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे, तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप याद रखेंगे। इनमें से भैया आपका ये वाला है, कौन सा वाला है, ये प्लस वाला, हाँ ये वाला आपका है, बस देखो ये वाला है आपका। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। और कैसे प्रूफ करना है, ये क्यों होता है, ये हम डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके सीरियल से देखिए, एक एक लेक्चर को देखिए, या चाहो तो डायरेक्ट ये वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप सीरियल से क्रम से एक एक लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में आजकल आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मेरी सलाह तो यही कि शॉर्टकट ना चलें, थोड़ा सा लॉन्ग कट से चलें, तो लंबी रेस का घोड़ा बनते हो आगे जाके आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस 10x dx इज इक्वल टू डैश डैश डैश, मतलब e की पावर माइनस 10x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है, किसका, इस फंक्शन का। तो कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन भैया आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, और e की पावर इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, ठीक है जी। e की पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस सी तो लगता है इंडिफिनिट में, ठीक है। तो e की पावर माइनस 10x का भी वही होगा, ठीक है जी, मतलब e की पावर माइनस 10x का इंटीग्रेशन, जब e की पावर x का e की पावर x होता है तो इसका भी सेम वही होगा। e की पावर माइनस 10x का क्या होगा, e की पावर माइनस 10x, e की पावर x का e की पावर x होता है इंटीग्रेशन, याद है आपको। तो e की पावर माइनस 10x का भी e की पावर माइनस 10x होगा, लेकिन इनटू जो e की पावर e की जो पावर है ना उसका फिर से होता है, जैसे यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x है, इनटू फिर x का डिफरेंशिएशन करो, जो पावर होती है उसका फिर से डिफरेंशिएशन इनटू करके, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, इनटू x का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इज इक्वल टू e की पावर x, तो इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है जी। यहाँ पे e की पावर माइनस 10x का e की पावर माइनस 10x इंटीग्रेशन है, इनटू जो पावर में है उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, डी अपॉन डी, किसका करना है, माइनस 10x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, समझ रहे बात आपको। हाँ, इज इक्वल टू e की पावर माइनस 10x तो अपनी जगह पे, इनटू माइनस 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस 10x को तो भैया देखो, माइनस 10x तो कांस्टेंट, देखो ऐसा करें ना, माइनस 10x तो बाहर आ जाएगा, माइनस का 10x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका केवल x, क्योंकि कांस्टेंट आपको आप इंटीग्रेशन से भी बाहर ले सकते हैं और डिफरेंशिएशन से भी बाहर ले सकते हैं। तो माइनस 10x तो डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचा केवल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। तो क्या बचा, e की पावर माइनस 10x इंटू माइनस 10 इंटू इसका 1 हो गया, बस। तो क्या हुआ, माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो माइनस 10x आगे आ जाएगा, माइनस, देखो इसको ऐसे रखो, माइनस का 10 इंटू ई की पावर माइनस 10x प्लस सी अपनी तरफ से लगा दिया जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो ये आंसर हो गया। अब अगर आपके पास इसकी जगह पे e की पावर
चलो a की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करो भैया। तो a की पावर एक्स स्क्वायर का, जब a की पावर एक्स का a की पावर एक्स होता है, a की पावर एक्स स्क्वायर का भी a की पावर एक्स स्क्वायर होगा, a की पावर एक्स स्क्वायर होगा इनटू जो a की पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन फिर से किया जाता है d/dx और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू लगा के फिर से कर दो, इज इक्वल टू a की पावर एक्स स्क्वायर तो है ही इनटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है बस, तो 2x इंटू a की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जो a की पावर कुछ भी होगा उसको इस प्रकार से करेंगे, जो a की पावर कुछ भी है पहले तो सेम वही आता है इनटू फिर जो पावर में उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, बस बात खत्म है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भाई a की पावर कुछ भी, जरूर नहीं कि इस बार -10x पावर आया अगले बार भी -10x, नहीं हो सकता है a की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको किसी भी प्रकार का a की पावर आ जाए आप कर लेंगे फिर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, द मीडियन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इज डैश डैश डैश, मतलब जो ये नंबर दे रखे हैं ना इनका मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब माध्यिका निकालनी है, स्टेटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर आप किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं ऑल इंडिया के, अगर स्टेटिस्टिक्स आपके सिलेबस में है तो ये आपके बहुत काम का है, ये भी स्टेटिस्टिक्स का है। यहाँ पे मॉड निकालना है, मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड पे हमने डिटेल लेक्चर भी बनाए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उनको जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए केवल एक्स की वैल्यू दे रखी, सिंपल एक्स की वैल्यू दे रखी। मीन का भी हमने पिछले पार्ट में बताया था कि मीन का कैसे करते हैं, समेशन x अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे मीडियन केवल जब x की वैल्यू दे रखी हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, जब x की वैल्यू दे रखी हो केवल तो मॉड कैसे निकालते हैं, जब तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो तो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है जी। वो डिटेल लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमें इन आंकड़ों का x की वैल्यूज दे रखी है, इन आंकड़ों का मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी माध्यिका निकालते हैं तो पहला स्टेप जो होता है ना, पहला स्टेप नंबर 1, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब सबसे पहला छोटा नंबर तब बड़ा बड़ा बड़ा। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। तो मीडियन का मतलब होता है, मीडियन बराबर होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। देखो ऐसा है, यहाँ पे तो आप सिंपल भी बता सकते हैं, मीडियन का मतलब होता है बीच का। अब यहाँ पे आरोही क्रम में जब लिख दिया तो बीच का नंबर कौन सा है, बीच का नंबर यहाँ पे 8 है, 3 इससे पहले 3 इससे बाद है, तो मीडियन आपका 8 हो गया आंसर, बस खत्म बात, ठीक है जी। दूसरा, अगर आंकड़े ज्यादा है तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, जब एन कितने हैं, एन मतलब नंबर ऑफ डाटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन 7 है। तो जब एन ऑड होता है, एन 7 मतलब ऑड, हाँ, जब एन ऑड होता है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 th टर्म, बस, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा n मतलब 7, 7+1/2 th टर्म, मतलब 7 और 1 8 बैठे तो फोर्थ टर्म। अब देखो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म 8 है, तो आंसर 8 आ गया, सिंपल सी बात है। और जब n ऑड हो तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तब उसके लिए वो होता है भैया फॉर्मूला, देखिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इफ n इज इवन, जब n इवन है तब मीडियन का फॉर्मूला क्या, दोनों आपको याद रखना है। इस बार आपका ऑड आ गया, अगले बार हो सकता है इवन आ जाए, जो कल परसों एग्जाम है हो सकता है उसमें इवन आ जाए, तो फिर क्या करोगे आप, तो मीडियन भी समझिए, है ना, मीडियन को भी समझने की कोशिश। जब n इवन हो तो तब मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म अपॉन 2, ये होता है जी। मान लीजिए कि 14 के बाद यहाँ पे एक नंबर और होता है 16, तब बताओ मीडियन क्या होता है, बीच का कौन सा है, 4 इससे नीचे रखो, ये है बीच ये है, तो 4 इससे नीचे 4 इससे नीचे, तो आसपास के तो दोनों, तो मीडियन में ये 2 नंबर आ गए, फिर 3 इससे नीचे 3 इससे नीचे, इसके अनुसार। तो फिर n क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर इन डाटा की बात करें, 16 हमने एक नंबर और ऐड कर दिया इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n इक्वल टू होता है 8, और 8 क्या है, इवन है।
और जब n इवन होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। देखो n/2 प्लस 1 और यहाँ पे n+1/2 ऑड में 1 पहले जोड़ा गया तब 2 से भाग किया गया, यहाँ पे पहले 2 से भाग किया गया तब 1 जोड़ा गया, इसमें अंतर ये है, जरा ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। /2। अब देखो n की जगह पे 8 रखेंगे तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म प्लस n/2 मतलब 8/2 कितना होता है 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो फिफ्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म /2 हो गया। अब देखो फिर फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है आपका 8 और फिफ्थ टर्म है आपका 10 सॉरी, तो फोर्थ टर्म की जगह 8 रखो प्लस फिफ्थ टर्म की जगह 10 रखो और बटे 2 कर दो, 10 8 18/2 बराबर 9, तो मीडियन आपका 9 आ गया। अगर यहाँ पे इवन नंबर होते तो ऐसे इसको निकाला जाता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ऑड है तो इससे, तो दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मॉड निकालना है इसका, देखो मॉड निकालना है, इसका मॉड निकालना है। द मॉड ऑफ 7, 9, 8, 5, 7, 5, 8, 7, 9 इज डैश। इसका मॉड क्या होगा? देखिए मॉड सबसे इजी है भैया। हाँ, मॉड कैसे निकालते हैं, जब केवल x की वैल्यूज दे रखी हो, सिंपल जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है उसको मॉड कहते हैं। अब इनमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, देखो जरा 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 1 2 बार, ठीक है जी। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, देखो जरा 1 2, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब 8 देखो भैया, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितनी बार हो रहा है, 1 मिनट, 7 भैया 3 बार हो रहा है, 1 2 3, तो 7 3 बार हो गया। 9 2 बार ही हो गया, ठीक है जी। 8 2 बार ही हो गया। 5 2 बार हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 के बाद 7 फिर से आ गया, चलो ये हो गया 5 8 7 9, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा बार, इसका मतलब मॉड आपका 7 हो गया। आंसर बस, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है उसी को मॉड कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो 7 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक सेक्शन बी था, ये कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 21 अब हम इससे आगे कराते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन सी का है ये, और ये बड़े क्वेश्चन है, ये 5 और 10 मार्क्स के आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x and limit x tends to 0 tan x upon x, and hence evaluate limit x tends to 0 sin 15x upon tan 3x is equal, मतलब क्या होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x दे रखा है, इसका मान क्या है, इसका मान बताइए कि, और इसका मान भी बताइए कि tan x upon x का लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और इनका मान भी बताओ, और फिर इसको सॉल्व भी करो, इसको सॉल्व भी करो। तो कैसे सॉल्व करें, देखो पहले तो मान बताइए भैया इसका। हाँ देखो ऐसा है, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन के नाम से प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पहला लेक्चर आपको फंक्शन का मिलेगा, दूसरा भी फंक्शन का मिलेगा, तीसरा और चौथा लेक्चर लिमिट का मिलेगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। उनसे आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, लिमिट क्या चीज है, क्या बला है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो, ठीक है जी। तो हम कुछ मान के चलते हैं कि आपको ये पता है। देखो ऐसा है, इनको प्रूव भी किया जाता है, उसमें हमने प्रूव भी कर रखा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, बस याद रखना पड़ेगा आपको ये। फिलहाल तो डिटेल लेक्चर देखना है कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। ये याद रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। और इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0
tan x अपॉन x इज इक्वल टू भी 1 होता है। ये फॉर्मूला है भैया। अगर डायरेक्ट आप लिमिट लगाते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और ए जीरो, जीरो बटे जीरो की फॉर्म बनती है, जीरो बटे जीरो की फॉर्म बनती है। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, जब जीरो बटे जीरो की फॉर्म होती है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एक्स का क्या होता है 1 होता है, और कॉस एक्स बटे 1। अब लिमिट लगा तो कॉस जीरो बटे 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आगे ना 1। तो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट इसको याद रखना है आपको। एल हॉस्पिटल रूल से भी आप 1 प्रूव कर सकते हैं, दूसरे भी मेथड साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखेंगे, ये एक एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो होनी चाहिए, और यहाँ पे जीरो बटे जीरो की फॉर्म बननी चाहिए, एक्स साइन एक्स बटे एक्स। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, टेंस टू जीरो ही होना चाहिए। और साइन जो साइन एक्स का कोण है, एंगल है यहाँ पे, वही सेम यहाँ नीचे होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, और यहाँ x है तो यहाँ x है, जो यहाँ पे है वो सेम यहाँ होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे कि हम बोले कि भैया बताओ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और साइन 3x अपॉन x इज इक्वल टू, तो ये दिस इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये 1 तब होगा अगर 3x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, तब जाके ये 1 होगा। इस चीज का ध्यान रखना बस। जो साइन का कोण है, एंगल है, वही अपॉन में भी होना चाहिए, जो टेन का एंगल है वही अपॉन में भी होना चाहिए, तब इसका मान होना। इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो होगी भैया 1, इसकी वैल्यू भी होगी 1, जो हमने अभी बताया, ठीक है जी। यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करने, किसको, इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की हेल्प से ये सॉल्व होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 15x अपॉन tan 3x, ठीक है जी। ये होगी, इतना समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब देखो ऐसा है कि ये जो साइन लिमिट एक्सटेंस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं अगर साइन 15x के अपॉन में 15x होता। क्या होता, 15x होता। तो अब देखो हम क्या करते हैं, देखो हम लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन 15x है ना, इसके बटे में, इसको तो फिलहाल ऐसे करो, 15x के बटे में अगर 15x हो जाए तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जो यहाँ कौन होता है वही नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 3x है तो नीचे भी 3x, 15x के अपॉन में 15x होना चाहिए। हमने 15x रख दिया अपनी तरफ से, लेकिन अपॉन में अगर कोई चीज रखी है अपनी तरफ से तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 15x का, क्योंकि 15x से 15x कट जाएगा तो साइन 15x ही तो बचेगा, है ना। तो अपनी तरह हमने डिवाइड में हमें चाहिए था, हमने 15x रख दिया, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए इनटू 15x का और मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। समझ रहे बात को, हाँ समझ रहे होगे, ठीक है। अपॉन इसी प्रकार से tan 3x है, tan 3x है, इसके अपॉन में हमें 3x चाहिए, तो 3x अपॉन में चाहिए तो बैलेंस करने के लिए 3x मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लिमिट पूरे की है ये, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ही पूरे की, ठीक है। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच में ना, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ठीक है जी। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यही तो आ गया बैलेंस करने के लिए हमने किया है, ठीक है जी। अब देखो अपॉन में ये ऊपर पोर्शन है, अंश का पूरा पोर्शन ये है, ये अंश है, ये पूरा हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है जी। x से x कट जाएगा, 3 से 5 काटेंगे, 3 पंजे 15, इससे ये नहीं काटना है, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है। अब जो x तो कट गया, 5 कांस्टेंट है उसको लिमिट के बाहर ला सकते हैं, जो भी कांस्टेंट था उसको लिमिट के बाहर ला सकते हैं, जो भी कांस्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर भी ला सकते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर भी ला सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर ला सकते हैं और वेरिएबल को नहीं ला सकते, ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5 तो आपका बाहर आ गया, और दूसरा क्या है, एक बचा आपका ये, एक बचा ये, और लिमिट एक्सटेंस टू जीरो है। एक हमने डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ऐसा है कुछ, ठीक है, तो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स और अपॉन लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स, ठीक है जी। ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स था ना, इनकी लिमिट अलग अलग लगा दी हमने। यहाँ पे भी एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन अलग अलग है, तो इसकी लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, इसको इसके साथ में इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, डिटेल लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन बाहर आ गया, यहां इसके साथ लिमिट लगा दो, लिमिट ध्यान देना, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन 15x अपॉन 15x अपॉन में फिर लिमिट
x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 3x। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बाहर 5 है, अंदर देखो। अब देखो ये जब ये साइन का जो एंगल है वो सेम अगर नीचे होता है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसा कि हमने बताया। तो इसकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू 1 आ गई, नीचे वाले की वैल्यू भी 1 आ गई। 1/1 1 और 5 × 1 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझने की कोशिश करो। और अगर समझ में नहीं आया है तो टक टक करके 10 सेकेंड या पूरा जहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 वहां फिर से चले जाओ, फिर से देखो उसको। ठीक है जी, इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके टाइम में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पीछे जाके देखने का मौका मिल जाता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, है ना। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ऐसा है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं हम कि इसके आगे के जो क्वेश्चन है इसके सेकंड थर्ड पार्ट में लेके आते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसको अच्छे से एक बार फिर से इस लेक्चर को देखिए। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, सेकंड पार्ट ये चल रहा है, इसको फिर से देख लीजिए, तब हम थर्ड पार्ट इसके बाद तुरंत अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए। जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप भी मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं और कमेंट हमें पूछने के लिए करते हैं, उतना हमारा उत्साह बढ़ता है और उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।